वेलकम टू वार ऑफ एस्पायरेंस चैनल। देखिए, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये मैं क्लास शूट करने के बाद बता रहा हूँ। मैंने क्लास ऑलरेडी शूट कर लिया, लेकिन उसमें आपको जो वॉइस होगी वो थोड़ी इरिटेटिंग लगेगी। मैंने माइक लगाया था, लेकिन पता नहीं कैसे माइक यूज़ नहीं आ पाया, यूज़ में नहीं आ पाया, उससे साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया और डिवाइस के माइक्रोफोन से साउंड रिकॉर्ड हो गया। तो वो अकॉर्डिंग टू माइक थोड़ा ब्लो था, लो लेवल का था। तो मैंने कंप्रेस करके थोड़ा सा उसको बढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन वो ओरिजिनल साउंड से थोड़ा अजीब लगता है, हल्का सा इरिटेटिंग लगता है। वैसे साउंड ठीक आएगा, लेकिन ओरिजिनल साउंड से थोड़ा सा इरिटेटिंग जैसा लगेगा। तो उसके लिए सॉरी। मैं नेक्स्ट टाइम से ना ध्यान रखूँगा कि ऐसे चीज़ें ना हों। तो क्लास देखिए, और एक अच्छी क्लास आप लोगों के लिए मैंने ये प्रोवाइड कराई है, और इससे आपका जो चीज़ें छूटी हुई हैं, इससे आपकी जो चीज़ें ऑलरेडी मिस हैं वो कवर हो जाएंगी। तो आपके सामने ये क्लास अभी शुरू होने वाली है, बस कुछ ही सेकंड में। वेलकम टू द वॉर ऑफ एस्पायरेंस चैनल। और मैं यहाँ बातें करने जा रहा हूँ आज उन चीज़ों के बारे में जो कुछ स्टूडेंट्स की मिस हो गई हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, तो कुछ चीज़ें उनकी ऑलरेडी मिस हो चुकी हैं। तो वो लोग भी साथ में आ जाएं, और वो लोग भी जो पुराने लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन्हीं के बराबर में आ जाएं, और उनको भी वहां से बराबर समझ आने लगे। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बैकअप क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएं हिस्ट्री की। देखिए, पहले एक बात समझो। इससे पहले हमने जो हिस्ट्री स्टार्टिंग की है, जो हिस्ट्री हमने शुरू की थी, वो हमने मेडिवल इंडिया से शुरू की थी, मध्यकालीन भारत से शुरू की थी। रीजन, क्योंकि जो आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, जो आजकल एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो मेडिवल से और मॉडर्न इंडिया से आते हैं। कहने का मतलब मध्यकालीन भारत से और आधुनिक भारत से आते हैं। अब यदि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आधुनिक भारत क्या है, मध्यकालीन भारत क्या है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए प्लीज, इस बात को समझिए अच्छे से कि हिस्ट्री को ना, हम हिस्ट्री का जो टाइम है, हमारा जो भारतीय इतिहास है, उसका जो टाइम है, उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हिस्ट्री आखिर है क्या, हिस्ट्री चीज क्या होती है। देखिए, हिस्ट्री आप केवल उस चीज को कहेंगे जिसके हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल हैं। हमारे पास में हुई वो घटना, हमारे पास में हुए वो इंसिडेंट जिनके सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके होने के प्रमाण, जिनके होने के सबूत हमारे पास अवेलेबल है, वही घटना कहलाती है इतिहास। ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी व्यक्ति आए और वो कुछ भी कह दे तो वो भी इतिहास हो गया। ना 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 ना, जिसके सबूत हमारे पास हैं, प्रमाण हमारे पास हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमारे पास हैं, या उस टाइम जो विदेशी यात्री भारत में आए थे, जो फॉरेन ट्रैवलर्स उस टाइम पे इंडिया में आए थे, उन्होंने अपनी बुक्स में जो जो बातें लिखी हैं, या उस समय के जो समकालीन लेखक थे, यानी कॉन्टेम्पररी राइटर थे, जो जो वो टाइम चल रहा था, उनकी जो बुक्स लिखी हैं, उन्होंने उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उस समय की जो जीवनियां लिखी हैं, उस टाइम की जो बायोग्राफीज उन लोगों ने लिखी हैं, उनसे ही हमें पता चलता है कि अच्छा, ये घटनाएं हमारे इतिहास में हुई होंगी। हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि जिसने जो कुछ भी कहा वही इतिहास हो गया। देखिए, एक बात समझिए, जो हमारा हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है भारत की, वो इतनी ज्यादा लंबा टाइम है, इतना ज्यादा लंबा पीरियड है कि हमने इसको ना तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा हुआ है। प्लीज, यहां मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में हम इनको पढ़ने वाले हैं। तीन पार्ट में हम इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो होता है एंशिएंट इंडिया। सबसे पहला पार्ट, एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। और दूसरा भाग क्या होगा, मेडिवल इंडिया, कहने का मतलब मध्यकालीन भारत। एंड थर्ड पार्ट विल बी मॉडर्न इंडिया, दैट मीन्स आधुनिक भारत। और एक और पार्ट भी होता है, चौथा पार्ट भी होता है इसी का, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेम्पररी इंडिया। कॉन्टेम्पररी इंडिया, समकालीन भारत। प्लीज देखिए,
ये एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ये वाली बातें जब हमने हिस्ट्री की स्टार्टिंग की थी वहां मैंने बिल्कुल डिटेल में इनके बारे में बताया था। बस यहाँ तो मैं इनकी बस थोड़ी सी आपको डेट बता देता हूँ, ये कब से कब तक का ये टाइम माना जाता है। तो वो एंशिएंट इंडिया का जो टाइम है वो इन्फिनिटी यानी अनंत काल से लेकर के पता नहीं कब से, और ये माना जाता है 712 एडी तक, 712 ईस्वी तक। ये वाला जो टाइम मेडिवल इंडिया का जो टाइम माना जाता है, ये माना जाता है 712 एडी से लेकर के 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक, औरंगजेब की डेथ तक। 1707 एडी में होती है मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ, और तब तक क्या माना जाता है टाइम, ये पीरियड क्या माना जाता है, मेडिवल इंडिया। मॉडर्न इंडिया की बात करें 1707 एडी से लेकर के, कुछ लोग कहते हैं कि अभी तक यदि कंटेम्पररी इंडिया को अलग करोगे तो आप अभी तक लिख सकते हैं, अदरवाइज 1947 तक, और 1947 के बाद आप कंटेम्पररी इंडिया भी कह सकते हैं। और यदि कंटेम्पररी इंडिया को आप अलग कर रहे हैं तो फिर आप मॉडर्न इंडिया भी इसको आज के टाइम को कह सकते हैं। प्लीज इस तरह से हम टाइम को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ एक टर्म आ रही है एडी, एडी है ना, हिंदी में ईस्वी कहते हैं, और एक और टर्म होती है बीसी, तो और ईस्वी पूर्व उसको हिंदी में कहते हैं। तो मैं जरा इनके बारे में बता देता हूँ, ये एडी और बीसी क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट भी हम एक बार समझ लेते हैं कि हिस्ट्री में ये एडी कब प्रयोग होता है, बीसी कब प्रयोग होता है, बीसीई का प्रयोग क्या होता है, या सीई का यूज क्या होता है। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं हमने पढ़े हैं, ऑलरेडी देखे हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि ईस्वी पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। देखिए देखिए सरकार, बातचीत को आगे समझिए, ये क्या होता है। मैं आपको फर्क बताने जा रहा हूं कि ये बीसी, एडी और सीई क्या है। बीसी एंड एडी क्या है, मैं इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीसी और एडी क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। प्लीज देखिए, हमने नंबर लाइन पढ़ी है मैथ्स में, ऐसे ही एक तरह से टाइम लाइन होती है। देखिए अब बात को समझना, अब जैसे आज का जो ईयर चल रहा है वो है 2020। भाई कभी ईयर 2000 भी रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि 2000 नहीं रहा होगा। कभी ईयर 2000 भी रहा होगा, इससे पहले कभी 1000 भी रहा होगा, और ऐसे करते करते कभी ईयर 1 भी रहा होगा। कभी क्या रहा होगा, ईयर 1 भी रहा होगा। देखिए अब आगे, यहां पे होता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म। बात को सुनना ध्यान से, क्या बताने जा रहा हूं। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का जब से जन्म हुआ है तभी से हमने मान लिया। देखो ईयर 0 कुछ नहीं होता, कुछ लोग कहेंगे जीरो, ईयर 0 कुछ नहीं होता, जीरो क्या कोई ईयर होता है। देखिए जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसी टाइम को, इसी कालखंड को, इसी पीरियड को क्या कहा गया लैटिन लैंग्वेज में, इसी को लैटिन लैंग्वेज में कहा गया एडी। लैटिन भाषा में इसको क्या कहा गया, एनो डोमिनी। इसको क्या कहा गया, एनो डोमिनी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, एडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह देते हैं, एडी। प्लीज समझिए, एनो डोमिनी का ही अर्थ होता है द ईयर इन विच जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न। एनो डोमिनी का मतलब, जो लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, द ईयर इन विच जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न। अब बात को सुनिएगा ध्यान से, ईसा मसीह के जन्म के बाद के अब ये जितने भी ईयर हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आज 2020 चल रहा है। तो ऐसा मान लिया गया कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ है तभी से इसकी ईयर की शुरुआत हो चुकी है, 1 से स्टार्ट तभी से कर दिया गया है। जैसे ही ईसा मसीह का जन्म होता है तभी से मान लिया गया कि अब ईयर क्या चलेगा, ईयर 1 2 3 ऐसे।
और ये ईयर 1 क्या कहलाएगा, 1 एडी। ये क्या कहलाएगा, 1 एडी। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद का एक वर्ष, 1 एडी, 1000 एडी, 2000 एडी। इस तरह से ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, इस तरह से ये सारे के सारे जो ईयर हैं, ये क्या कहलाते हैं, एडी कहलाते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, केवल और केवल ईस्वी, केवल ईस्वी कहते हैं। अभी आपको बताया, मैंने अभी आपको बताया एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, द ईयर इन विच जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। अब बात यहां एक प्रश्न ये उठता है, ये क्वेश्चन उठता है कि ईसा मसीह का जन्म हो गया और वहां से हमने ईयर को 1 मानना शुरू कर दिया कि अब है ईयर 1, 2, 3, 4 और ऐसे करते करते आज 2020 चल रहा है। तो क्या मान लिया गया कि ईसा मसीह का जन्म हुआ है, उसी को मान लिया गया कि अब यहां से चलेगा ईयर 1। यहां से क्या चलेगा, पहला साल चलेगा। 1 जनवरी सन 1 होगा, सोमवार का दिन होगा। यहां से ही स्टार्ट हुई है जो एक कैलेंडर हम यूज करते हैं, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ होते हैं, जिसमें सोमवार से लेकर के रविवार तक के दिन हैं। यही कैलेंडर कहलाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर को हम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। इससे पहले रोमन अगस्टस का कैलेंडर फेमस था। इससे पहले एक कैलेंडर और ज्यादा फेमस था, रोमन अगस्टस का, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर आया, ये उससे थोड़ा ज्यादा सटीक है। ज्यादा सटीक क्यों है, ये मैं जब रीजनिंग पढ़ाऊंगा ना आपको कैलेंडर, वहां बताऊंगा कि ये वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर रोमन अगस्टस के कैलेंडर से ज्यादा सटीक क्यों है। तो इस कैलेंडर का जो नाम है वो है, मैं लिखा देता हूं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब देखिए बात को आगे समझिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसी दिन से दुनिया शुरू हुई है, ऐसा तो नहीं है भाई। जीसस क्राइस्ट के पहले भी तो दुनिया थी, तब भी तो लोग जी रहे थे। अब उस टाइम को क्या कहेंगे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे हमने नंबर लाइन पढ़ी है मैथ्स में, तो ऐसे ही वहां हम क्या करते हैं, -1, -2। तो इसके बाद के भी जो ईयर हैं उनको हम कहेंगे 1 BC। जैसे ये वाला ईयर है, ये कहलाएगा 1 BC। जैसे ये क्या कह रहा था, 1 AD, 1000 AD। तो ऐसे ही जैसे हम पीछे जाएंगे, ये क्या कहलाएगा, 1 BC। ये क्या कहलाएगा, ऐसे 2 BC। और ऐसे करते करते हम कोई ईयर आएगा जिसको हम कहेंगे 500 BC। ऐसे ही एक ईयर आएगा जिसको हम कहेंगे 1000 BC। अब आप सोच रहे हैं बीसी का मतलब क्या, इसको हिंदी में हम ईसवी पूर्व भी कहते हैं। हिंदी को हम ईसा पूर्व या ईसवी पूर्व भी कहते हैं हिंदी में। अब इस बीसी का मतलब क्या होता है, देखिए बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। भाई ईसा मसीह का जन्म हुआ, मैं कहूं 1 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले। आज से नहीं, आज से तो देखो 2020 साल ये है और एक ये 2021 साल हो गई। आपसे कहा जाए 500 BC, 500 ईस्वी पूर्व, तो इसका मतलब यह होता है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, उससे 500 साल पहले, उससे भी 500 साल पहले। आपने एक सभ्यता सुनी होगी, आपने एक सिविलाइजेशन सुनी होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। उसका टाइम पीरियड क्या है, वो उसका टाइम पीरियड 2500 BC से 1750, 1750 BC, 2500 BC से 1750 BC। इसका मतलब क्या है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता रही है वो ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले से 1750 साल पहले तक रही है। इसका मतलब ये होता है, आपसे कोई भी कहे, कहीं भी आपको लिखा मिले कि गौतम बुद्ध के बारे में 483 BC कहे, तो आप समझ जाना ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले, 483 साल पहले। क्या मेरी बातें आप समझ में पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। जिन लोगों को ये बातें यहां थोड़ा बहुत कोई डाउट है वो क्लास में पूछ सकता है, थोड़ा बहुत भी किसी को यहाँ कोई डाउट है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक भी डाउट ना आए। अच्छा, जैसे ये है 2000 AD, इसका मतलब क्या है, 2000 AD यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, 2000 साल बाद का समय है ये उसका। जैसे आपसे कहा जाए 1000 BC, इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले। आज के कंपैरिजन में देखेंगे, यदि हम करंटली के कंपैरिजन में देखेंगे, यदि हम करंट के कंपैरिजन में देखेंगे, अभी वर्तमान समय के कंपैरिजन में देखेंगे, तो 2020 साल तो ये हो गए और 1000 ये 3020 साल पहले, आज से पहले तो। लेकिन 1000 BC का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले। हमने एक मानक चीज मान ली है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न हमने मान लिया कि भाई हम यहां से कंपैरिजन करेंगे, इधर वालों को एडी कहेंगे, इधर वालों को क्या कहेंगे, बीसी कहेंगे। मुझे उम्मीद है ये एडी का और बीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए
अब बातों को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं और इसमें हम हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो लोग बाद में जुड़े हैं उनके लिए पूरी की पूरी साइकिल घूमेगी। देखिए, हमने मेडिवल से शुरुआत की थी। हमने सबसे पहले इस्लाम रिलीजन को पढ़ा था। उसके बाद हमने पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत पढ़ी। उसके बाद हमने मुगल्स पढ़े और मुगल्स के बाद आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर को हम शुरू करने जा रहे हैं। मराठा साम्राज्य को हम शुरू करने जा रहे हैं। मराठाओं का आपने नाम सुना होगा। जैसे मैं मराठा की बात करता हूं तो बात आ जाती है महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। और ये है आपके सामने स्टेट, देखिए महाराष्ट्र। बिल्कुल मैपिंग से मैं आपको ये हिस्ट्री यहां पढ़ाने वाला हूं और एक एक चीज आपको यहां अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए, बातचीत को समझिए आगे। देखो, इससे पहले ना हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले इस्लाम रिलीजन को पढ़ा था। सबसे पहले हमने इस्लाम के बारे में पढ़ा था, क्योंकि मेडिवल इंडिया पढ़ना है और मेडिवल इंडिया में जो पूरा का पूरा है ही क्या, मुस्लिम रूल है इंडिया में। तो हमने सबसे पहले इस्लाम रिलीजन को पढ़ा था, जहां से हमने स्टार्टिंग की थी पढ़ने की, जहां से हमने हिस्ट्री की शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि मैंने मेडिवल से स्टार्टिंग इसलिए कर दी थी कि मेडिवल से थोड़े क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और वो सबसे ज्यादा मॉडर्न से आते हैं। इसमें हमने सबसे पहले इस्लाम रिलीजन के बारे में पढ़ा था, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा था। और इस्लाम धर्म में हमने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बहुत अच्छे पढ़ा। इस्लाम की शिक्षाओं के बारे में हमने पढ़ा, उनके खलीफाओं के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि कैसे इस्लाम धर्म जो है वो दो पंथों में डिवाइड होगा, दो संप्रदायों में डिवाइड हो गया, एक शिया और एक सुन्नी। ये सारी की सारी बातें हमने जानी। और उसके बाद हमने पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी को समझा, ये पूरा का पूरा कालक्रम समझा। उसके बाद फिर हमने पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी को जाना था और फिर हमने जाना कि किस तरह से इंडिया पे पहला विदेशी मुस्लिम आक्रमण होता है, फॉरेन मुस्लिम अटैक होता है, जिसको कौन करता है? अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। ये सारी की सारी बातें हमने समझी हैं। उसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा और फिर हमने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया। और हमने क्या पढ़ा? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा। और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में हमने ना 5 वंशों को पढ़ा था। सबसे पहला था इसमें गुलाम वंश। सबसे पहला था इसमें गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। आप जानते हैं उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था खिलजी वंश। और ये हमने पूरे डिटेल पढ़े थे। खिलजी डायनेस्टी, तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा तुगलक वंश। तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद हमने पढ़ा सैयद वंश। सैयद डायनेस्टी। और सबसे बाद में हमने क्या पढ़ा था? लोधी वंश। लोधी डायनेस्टी। देखिए, जिसने हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी ना भी पढ़ी हो वो भी इनके बारे में जानता है। सभी ने नाम जरूर सुना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का आपने जरूर नाम सुना होगा। इल्तुतमिश का आपने नाम सुना होगा। आपने रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा। आपने गियासुद्दीन बलबन का नाम सुना होगा। ये मैंने केवल और केवल चार फेमस सुल्तानों के नाम लिए हैं बस। इसके अलावा बहुत सारे सुल्तान थे गुलाम वंश में, ये मैंने 4 फेमस सुल्तानों के नाम लिए हैं। गुलाम वंश के बाद हमने खिलजी वंश पढ़ा था। जैसे आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने जरूर सुना होगा, वो हमने इसी खिलजी वंश में ही पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था तुगलक वंश। और तुगलक वंश में आपने फिरोज शाह तुगलक का नाम जरूर सुना होगा। आपने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा। सैयद वंश में हमने खिजर खां के बारे में पढ़ा था। और लोधी वंश में हमने सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ा था। ये मत माना जो मैं नाम ले रहा हूं केवल इन्हीं के बारे में पढ़ा, बिल्कुल एक एक शासक के बारे में पढ़ा है। छोटे से छोटा शासक भी चाहे वो 5 दिन के लिए रहा हो, वो 2 दिन के लिए भी रूलर बना हो, उसके बारे में हमने यहाँ सारी की सारी चीजें बिल्कुल डिटेल पढ़ी थी दिल्ली सल्तनत में। और याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर हैं उनको कहा जाता है सुल्तान। वे क्या कहलाते हैं? सुल्तान। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि 1526 में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को ये हराकर बाबर ने स्थापना की किसकी? मुगल डायनेस्टी की, मुगल वंश की। बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। लोदी वंश का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी, उसको हरा करके भारत में स्थापना किसकी हुई? मुगल डायनेस्टी की, मुगल वंश की। तो और उसके बाद हमने मुगल बादशाहों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा। और देखिए, दिल्ली सल्तनत के बाद हमने जाना था मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश।
हमने पढ़ा था मुगल वंश, मुगल साम्राज्य। मुगल एम्पायर। और आप सभी जानते ही हैं, सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था। बाबर के बाद हमने नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में पढ़ा। बाबर का ही बेटा था हुमायूं। और आप जानते हैं हुमायूं के बाद हालांकि शेरशाह सूरी बीच में आ गया था, लेकिन मैं फिलहाल बस मुगल सम्राटों के ही नाम लिखाता हूं, मुगल बादशाहों के नाम बता रहा हूं। उसके बाद हमने पढ़ा अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आफ्टर दैट जहांगीर। और उसके बाद शाहजहां। और उसके बाद हमने मुगल बादशाह, सबसे लास्ट बार जो भी हमने कुछ ही दिन पहले खत्म किया, वो था मुगल बादशाह औरंगजेब, आलमगीर औरंगजेब। आलमगीर औरंगजेब बहादुर, तो जिंदा फकीर भी कहा जाता है। ये बातें हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और आप जानते हैं कि हम ऑलमोस्ट कई महीने इन पे लगा चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा डिटेल में हमने इनको पढ़ा है, और स्टेट पीसीएस लेवल तक हम इनको लेके गए हैं, वहां तक हमने इन चीजों को कवर किया है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत मजा आया था इनको पढ़ने में, और हमने सारे के सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किया, और बीसीएस लेवल को, स्टेट पीएससी लेवल को, पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल को बिल्कुल आराम से कवर करेगा। और अब हम इसके बाद जो बातें करने जा रहे हैं, वो बातें करने जा रहे हैं किसकी? मराठा साम्राज्य की, मराठा एम्पायर की। ये बातें हम खत्म कर चुके हैं। जिन लोगों की ये चीजें नहीं हुई हैं, वो ये मत सोचना कि ये हमारा तो छूट गया, नहीं, छोटा कुछ नहीं है। साइकिल घूमेगी, मॉडर्न के बाद हम एंशिएंट पे आ जाएंगे, और एंशिएंट के बाद फिर वापस मेडिवल पे आ जाएंगे। तो आप लोगों के लिए भी ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की भी कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आराम से चीजों को, जो पढ़ा जा रहा है अभी उसको समझिए। अभी आपने ज्वाइन किया है मराठा साम्राज्य से, तो मराठा को ही अच्छे से पढ़िए, यहां से भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में, मराठों के उत्कर्ष के बारे में जानते हैं, मराठों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमने लास्ट में अभी क्या पढ़ा था, मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, जब मुगल शासनकाल का उत्तरवर्ती दौर चल रहा था ना, लेटर पीरियड चल रहा था मुगल रूल का, यानी औरंगजेब जब शासन कर रहा था, ये मेडिवल इंडिया के लास्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं मध्यकालीन भारत के लास्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था, दिल्ली, आगरा और ये नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक भी औरंगजेब का शासनकाल चला हुआ था। उस टाइम पे मराठा महाराष्ट्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक सशक्त क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर के आए। और ये जो मराठे थे ना, बचपन से बेहद ही जुझारू, साहसी और युद्ध कौशल में बहुत पारंगत हो गए थे। और दूसरी, औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति थी, उसने भी मराठों के उत्थान में, मराठों के बढ़ने में, मराठों को एक ऊंचाई में ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और हम सब जानते हैं कि इन मराठा शासकों में, जितने भी मराठा शासक हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा जो नाम है वो किसका है? वो शिवाजी का है। और इन्हीं के दौर में, छत्रपति शिवाजी महाराज के ही दौर में, छत्रपति शिवाजी महाराज के ही शासनकाल में इन्होंने नई ऊंचाइयां हासिल की। बहुत सशक्त रूप से मराठा उभर के निकल के आए। मैं थोड़ी बातों को, जो मैंने भी बातें बोली हैं, इनको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, जब मुगलों का लेटर पीरियड चल रहा था, मेरे कहने का मतलब है औरंगजेब का रूल चल रहा था, उसी टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर, एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर के आए महाराष्ट्र में, एक रीजनल पावर के रूप में उभर के आए। कौन? मराठा। और ये जो मराठा थे ना, दे यूज टू बी वेरी कॉम्बेटिव, कोरोजियस एंड स्किल्ड इन फाइटिंग। से फाइटिंग में इनको स्किल्स प्राप्त थी बहुत ज्यादा। मैं आपको पढ़ाऊंगा गोरिल्ला वार पॉलिसी, जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति थी, उसका ये यूज करते थे। छापा मार युद्ध पद्धति भी कहते हैं इसको,
छापामार प्रणाली भी कहते हैं इसको, युद्ध करने की छापामार प्रणाली भी कहते हैं। इसमें पारंगत थे, बहुत अच्छी तरह से ये लोग जानते थे कि किस तरह से छोटी सी सेना से एक बड़ी सेना को कैसे हराया जाता है, ये लोग अच्छी तरह से जानते थे। और औरंगजेब की जो एंटी हिंदू पॉलिसीज थी, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया मराठाओं को उभरने में, मराठाओं को ऊंचाइयों में जाने में। मराठाओं ने एक नई हाइट्स को छुआ। और याद रखिएगा, अमंग ऑल द मराठा रूलर्स, सारे के सारे जो मराठा रूलर हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो फेमस हैं, सबसे ज्यादा जो फोरफ्रंट हैं, वो कौन हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज। बाइलिंगुअल चीजें होंगी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और आप लोग तो जानते ही हैं, आप सभी लोगों को बाइलिंगुअल ही नोट्स दिए जाते हैं। पहली लाइन हिंदी में, जो चीज हिंदी में होती है वो सेम चीज इंग्लिश में होती है। ये आप नोट से भी पढ़ेंगे और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। और यहाँ क्लास को देखिए, आराम से देखिए, और बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। मैपिंग से मैं बताऊंगा। यदि मैंने नाम लिया ना, मैंने नाम किया पूना, तो आपके माइंड में एक विजुअल बैठ जाएगा, आपके माइंड में एक विजुअल आ जाएगा कि पूना, देखिए पूना। जैसे मैं बात कहूंगा कि शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया, तो आप तुरंत समझ जाओगे अच्छा महाराष्ट्र का रायगढ़। जैसे मैं कहूंगा कि बाद में मराठा साम्राज्य की जो राजधानी है वो सतारा बनी, तो आप समझ जाओगे अच्छा ये साउथ वाला एरिया, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का ये नॉर्थ का एरिया, ये इधर वाला ईस्ट का एरिया, ये महाराष्ट्र का वेस्टर्न एरिया, और ये महाराष्ट्र का साउथर्न यानी दक्षिण वाला एरिया। तो आप समझ जाओगे अच्छा ये जो सतारा है ये महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से पे है। कोल्हापुर का जैसे मैं नाम लूंगा तो आप समझ जाओगे सतारा के पास ही क्या है, कोल्हापुर। आपने औरंगाबाद का आज तक नाम सुना होगा। अभी तक जब मैंने औरंगजेब में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा, है ना। तो मैंने आपको बताया था रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा कहां बताया था? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। तो याद रखिएगा अहमदनगर के ही पूर्व में पड़ता है औरंगाबाद। और ये सारी की सारी चीजें आपको मैपिंग से ही पढ़ाई जाएंगी और बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आराम से जो मैं बातें बता रहा हूं उनको सुनना है। बाइलिंगुअल में चीजें बोलूंगा, पहले हिंदी में और फिर उसके बाद इंग्लिश में। देखिए अभी जो हम इसे पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे मराठा और पेशवा दोनों। सबसे पहले मराठाओं की बात करते हैं। देखिए तो अभी मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं मराठा और पेशवा। अभी समझ जाओगे पेशवा कौन थे, मराठा कौन थे। इनके बारे में थोड़ी देर में आपको सारी की सारी जानकारियां मिल जाएंगी। आराम से धैर्य से बैठिए। हाँ जी, तो हम बातें किसी करने जा रहे हैं मराठा और पेशवाओं की। उससे पहले एक मजेदार बात जानिए। जब मैं आपको औरंगजेब पढ़ा रहा था, जब मैं आपको शाहजहां के बारे में पढ़ा रहा था, तो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं ये बात कि जब मुगल बादशाह शाहजहां अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम दिनों में बीमार पड़ गया था, तो उसने क्या किया? उसने झरोखा दर्शन के आने के लिए बंद कर दिया। उसने झरोखा दर्शन के लिए आना बंद कर दिया। आप सोच रहे हैं झरोखा दर्शन क्या होता है? देखिए मुगल शासक था अकबर। अकबर ने एक प्रथा चलाई थी झरोखा दर्शन की। उसमें क्या होता था कि जो मुगल बादशाह होता था वो अपने किले की बालकनी पे आकर के, अपने किले की बालकनी पे आके एक बार ऐसे हाथ हिला के जरूर एक बार जनता को दर्शन दिया करता था। इसी को कहते थे झरोखा दर्शन। हालांकि मैंने और भी डिटेल में आपको झरोखा दर्शन के बारे में बताया, जब नूरजहां झरोखा दर्शन दिया करती थी जहांगीर को। ये भी मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन फिलहाल उतने डीप में अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में मैं ऑलरेडी इन बातों की चर्चा कर चुका हूं। तो मैंने क्या बताया कि जब मुगल बादशाह शाहजहां अपने जीवन के अंतिम दिनों में बीमार हुआ था, तो उसने झरोखा दर्शन के लिए आना बंद कर दिया। और उसने जो अपना उत्तराधिकारी था कि अब जो मेरा अगला सक्सेसर होगा, कि मेरा जो अब अगला सक्सेसर होगा वो होगा मेरा सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह। वो कौन होगा? मेरा सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह। देखिए हमने ऑलरेडी ये बातें पढ़ी हैं, औरंगजेब में पढ़ी हैं। यदि किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। देखो शाहजहां के, मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे। मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे। कौन कौन से? दारा शिकोह, देखो नाम ही है, हिंदी इंग्लिश में एक ही होते हैं, दारा शिकोह, औरंगजेब, उसके बाद है शाह सुजा और मुराद बख्श। और मुराद बख्श। देखिए सरकार ये 4 बेटे थे। ये 4 बेटे थे किसके? शाहजहां के। शाहजहां के 4 बेटे थे जिसमें सबसे बड़ा बेटा कौन था? दारा शिकोह। और हम सब जानते ही हैं
आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा, बताइए दूसरा अकबर, द्वितीय अकबर या मिनी अकबर किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, इसी को कहा जाता है दूसरा अकबर या मिनी अकबर। अब क्यों कहा जाता है, आप ये सारी की सारी चीजें जानते हैं, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसने उपनिषदों का भी क्या कराया था, दारा शिकोह ने उपनिषदों का भी फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, और इसकी नीति भी अकबर की ही तरह सुलह ए कुल की नीति थी। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा सुलह ए कुल क्या होता है, ऐसा मान लो फिलहाल के लिए कि सभी धर्मों को समान मानना, ऐसी नीति थी। ये बातें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो जब वो चीजें आप लोगों के लिए आएंगी ना, आपको तब अच्छे से समझ में आएंगी। क्यों, देखो चीजें एक साथ लिंक हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सारी की सारी चीजें ना एक साथ लिंक है। समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। देखो आप सभी जानते हैं इस टाइम में पुर्तगाली भी भारत में है, क्योंकि 1498 में सबसे पहला पुर्तगाली भारत में आ गया था। देखो पुर्तगाली भी भारत में है, फ्रांसीसी भी भारत में है, अंग्रेज भी भारत में है। दूसरी तरफ पंजाब में सिखों का भी अपना एक वर्चस्व, लड़ाई का एक वर्चस्व चल रहा है। दूसरी ओर यहाँ मराठा भी हैं और मुगल भी शासन कर रहे हैं। देखो कितने सारी चीजें एक साथ हैं। तो एक टाइम में मैं यहाँ एक ही चीज बता सकता हूं, लेकिन इनके रिलेशन सबसे बताने पड़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, बीजापुर का भी जिक्र होगा, गोलकोंडा का भी जिक्र होगा, बाद में हैदराबाद के निजाम का भी जिक्र होगा। समझ रहे हो, ये कर्नाटक के राज्य में पड़ता है बीजापुर। उस टाइम के अकॉर्डिंग आज ये जो मैप है, मैप तो ये आज के अकॉर्डिंग का है, आज के हिसाब का है। ये जो मैप आप देख रहे हो ये तो आज के हिसाब का है। उस टाइम पे ऐसा मत समझना कि बिल्कुल बाउंड्री जैसी ये आज है, उस टाइम पे ये मराठा साम्राज्य बिल्कुल सेम ऐसा ही था। ये मैपिंग आज की है, बस आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने मैपिंग की है। उस टाइम पे ये मत समझना ये बाउंड्री बिल्कुल सेम ऐसी थी, ना ना ना, वो उस टाइम पे सिचुएशंस अलग थी। ये तो बाद में राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, बाद में राज्यों की सीमाएं बदली हैं। ये तेलंगाना है और तेलंगाना में पड़ता है आज के टाइम में जो ये गोलकोंडा था, ये अब फिलहाल तेलंगाना है और तेलंगाना में पड़ता था क्या, गोलकोंडा। और ये इसके बराबर में आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, ये सब सारी चीजें आप जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 4 बेटे थे शाहजहां के। शाहजहां लास्ट टाइम क्या हो गया, बीमार पड़ गया, अपने जीवन के अंतिम समय में क्या पड़ गया, बीमार। उसने अपना उत्तराधिकारी कि जो अब अगला राजा बनेगा, अगला बादशाह बनेगा, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसको, अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को। अब यहां से कहानी क्या शुरू होती है, यहीं से सारे के सारे भाइयों में स्टार्ट हो गया गृह युद्ध। यहीं से गृह युद्ध स्टार्ट हो गया सारे के सारे भाइयों में, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह सुजा और मुराद बख्श के बीच में। और हम सब जानते ही हैं, मैंने आपको कितने अच्छे से सारे के सारे युद्ध के बारे में डिटेल पढ़ाया है, किस तरह से सारे के सारे युद्ध हुए, सामूगढ़ का युद्ध कैसे हुआ, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ढंग से पढ़ाई हैं। तो अब इन बातों का वापस से जिक्र करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में, इस सक्सेशन के युद्ध में कौन जीत गया, औरंगजेब जीत गया, है ना, औरंगजेब जीता। और भारत का अगला मुगल बादशाह कौन बन गया, औरंगजेब। अब याद रखिएगा जो मैं चीजों को जोड़ने जा रहा हूं, औरंगजेब इससे पहले, किससे पहले, मुगल बादशाह बनने से पहले महाराष्ट्र के इस अहमदनगर का, देख रहे हो अहमदनगर, अरे ये महाराष्ट्र के अहमदनगर का ही तो सूबेदार हुआ करता था। याद करिए क्या पढ़ाया था आपको कि औरंगजेब जब शाहजहां क्या था, जब शाहजहां मुगल बादशाह था तो उस समय ये औरंगजेब इस महाराष्ट्र के अहमदनगर का ही तो क्या था, सूबेदार था। और जब औरंगजेब मुगल बादशाह बना तो उसने कसम ही खाली कि वह भारत में सिर्फ सुन्नी इस्लाम का शासन चलाएगा, यहां पर केवल इस्लाम के आधार पर शासन चलेगा। तो जहां एक तरफ औरंगजेब मुगल बादशाह बना, वहीं दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। जहां एक तरफ औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। किसके द्वारा, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ने स्थापना कर दी थी किसकी, मराठा साम्राज्य की। और याद रखिएगा जो मैं आपको यहां बात बताने जा रहा हूं, जहां औरंगजेब बादशाह कहलाता था, औरंगजेब क्या कहलाया, मुगल बादशाह या बादशाह कहलाता था, वहीं दूसरी तरफ शिवाजी ने खुद को हिंदू बादशाह कहा। शिवाजी ने खुद को क्या कहा,
हिंदू बादशाह का, और हिंदू धर्म का संरक्षण करने का इन्होंने क्या उठा लिया, बीड़ा उठा लिया। अब ये सारी की सारी जो कहानी थी वो मैंने आपको बताई। और याद रखिएगा उस टाइम पे ना मुगलों से संघर्ष करने वाले, मुगलों से स्ट्रगल करने वाले केवल दो ही बड़ी कम्युनिटीज थी, और वो हम सब जानते हैं कहां, दक्षिण में, साउथ में तो मराठा और नॉर्थ में सिख। यहाँ पे पंजाब में साउथ में तो क्या, मराठा, और नॉर्थ में उत्तर भारत में कौन, सिख। इस बात को याद रखिएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी औरंगजेब में भी पढ़ाया था, क्या, 3 व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। किन किन के बारे में मैं एक बार लिख करके बता देता हूं। देखो, एक तो औरंगजेब, और साथ ही साथ मैंने एक और व्यक्ति का नाम बताया था, सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। तो जहां औरंगजेब कहलाता था मुगल बादशाह, जहां औरंगजेब कहलाता था मुगल बादशाह, वहीं पे छत्रपति खुद को कहते थे हिंदू बादशाह, और गुरु गोविंद सिंह क्या कहलाते थे, सच्चे बादशाह। तो याद रखिएगा, इस एक ही समय काल में, इस एक ही टाइम पीरियड में 3-3 बादशाहों ने संघर्ष किया। औरंगजेब मुगल बादशाह, गुरु गोविंद सिंह सच्चे बादशाह या सच्चे पातशाह, और छत्रपति शिवाजी हिंदू बादशाह। ये बातें मैं आपको ऑलरेडी पहले ही मैं आपको ये सारी चीजें औरंगजेब में पढ़ा चुका हूं। तो अब हम बात किसके बारे में करने जा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, मराठा साम्राज्य। तो देखिए, कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। प्लीज देखिए सामने, छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 तक, 1627 से 1680 तक। तो सबसे पहला पॉइंट जो छत्रपति शिवाजी में, वो यही है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ, बर्थ कब हुआ। तो याद रखिएगा, शिवाजी का जो जन्म है, शिवाजी का जो बर्थ है, वो 1627 में हुआ। कब हुआ, 1627 में, 1627 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ, वो हुआ शिवनेर के दुर्ग में। कहां हुआ, शिवनेर के दुर्ग में, पूना के ही पास, पूना के ही पास दुर्ग है, फोर्ट है, शिवनेर का दुर्ग। किसका दुर्ग, शिवनेर का किला। तो कहां हुआ इनका जन्म, शिवनेर के दुर्ग में। फोर्ट ऑफ शिवनेर। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था पूना के ही निकट शिवनेर के किले में, शिवनेर के दुर्ग में 1627 ईस्वी में। अब बात आती है कि शिवाजी के जो फैमिली थी उनके बारे में जान लेते हैं। शिवाजी की फैमिली के बारे में जान लेते हैं, कौन क्या था। शिवाजी के जो पिताजी थे, उनका नाम था शाहजी भोसले। पिता, फादर, फादर का नाम था शाहजी भोसले। पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले। और याद रखिएगा, शाहजी भोसले के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखिए, शाहजी भोसले पहले, ये जो देख रहे हो अहमदनगर, अहमदनगर का जो रूलर था, अहमदनगर की सेवा में काम किया करते थे। पहले अहमदनगर की सेवा में थे कौन, शाहजी भोसले। लेकिन आपको याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि शाहजहां ने 1633 में, जब मैं शाहजहां पढ़ा रहा था, कि शाहजहां ने 1633 में अहमदनगर को जीत लिया था। तभी तो औरंगजेब यहां का सूबेदार बना था। अभी बताया ना कि मुगल बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहां का सूबेदार था, अहमदनगर का सूबेदार था। तभी तो बना, क्योंकि शाहजहां के टाइम में ही, शाहजहां के पीरियड में ही 1633 में, 1633 ईस्वी में इस अहमदनगर को जीत लिया गया था। उसके बाद ही तो यहां बना था औरंगजेब यहां का सूबेदार। तो अहमदनगर की सेवा में ही, अहमदनगर में ही एक कार्यरत थे, अहमदनगर में एक मंत्री थे, कौन, शाहजी भोसले। अहमदनगर की सेवा में ही काम करते थे। कब, जब शाहजहां ने अटैक नहीं किया था तब तक। उसके बाद, अटैक होने के बाद, शाहजी भोसले यहां से, अहमदनगर से चले गए कहां, बीजापुर की सेवा में। कहां चले गए, बीजापुर, कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है बीजापुर, बीजापुर की सेवा में चले गए। और
शाहजी भोसले ने अपनी जो अधीन आने वाली जो पूना की जागीर है, जागीर कहते हैं संपत्ति, धन दौलत, जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो इनकी पूना की प्रॉपर्टी है, जहां इनका पूना के पास जो है इनका घर है, जहां इनका परिवार है, उसको उसको सौंप दिया शाहजी भोसले ने शिवाजी को कि बेटा अब जो है ये जगह तुम्हें देखनी है, तुम्हें संभालना है। लेकिन शिवाजी थोड़े छोटे थे इस टाइम, कोई जितने ज्यादा बड़े तो थे नहीं। खुद ही देखिए 1633 की बात है और 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ, तो एज कितनी है, मात्र 6 साल की एज है। तो 6 साल की एज में शिवाजी क्या करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जो बातें मैंने बताई है। शिवाजी के जो फादर थे शाहजी भोसले, वो अहमदनगर में सर्विस देते थे 1633 से पहले। लेकिन 1633 एडी में शाहजहां कनक्यूर्ड अहमदनगर, शाहजहां ने अहमदनगर को कनक्यूर कर लिया, जीत लिया। देन ही वेंट टू द सर्विस ऑफ बीजापुर, फिर उसके बाद वो बीजापुर की सर्विस में चले गए एंड हैंडेड ओवर द पूना टू शिवाजी अंडर हिज कमांड। शिवाजी को हैंड ओवर कर दिया पूना के आसपास का जो क्षेत्र था कि बेटा अब आप इस जागीर को, इस प्रॉपर्टी को संभालिए। लेकिन शिवाजी तो छोटे थे। शाहजी भोसले ने क्या किया, दादोजी कोंडदेव एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादोजी कोंडदेव या दादोजी कोंडदेव, है ना। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, उसमें मत जाइएगा क्योंकि अदर लैंग्वेज से ट्रांसलेशन होती है। हिस्ट्री की जो हमें चीजें पढ़ते हैं ये अदर लैंग्वेज से ट्रांसलेटेड होती है। क्यों? क्योंकि जिन इतिहासकारों ने या जिन समकालीन लेखकों ने जो ये चीजें लिखी हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये चीजें हिंदी में लिखी हैं, किसी ने अरबी में लिखी है, किसी ने फारसी में लिखी है, किसी ने और लैंग्वेज में लिखी है। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। इसमें मत जाइएगा कि ये तो हमें तो ऐसे लिखवाया था और आपने कोंडदेव लिखवाया, उन्होंने कोंडदेव लिख रखा है। इसमें इन चीजों में कुछ नहीं रखा। देखिए जिस व्यक्ति का मैंने नाम लिया दादोजी कोंडदेव, दादोजी कोंडदेव, इनका नाम देखिए, इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं दादोजी कोंडदेव। देखो दादाजी कोंडदेव कौन थे, प्लीज सुनिए मेरी बात। दादोजी कोंडदेव शिवाजी के पिता शाहजी भोसले के एक बहुत बड़े विश्वसनीय थे, ट्रस्टवर्दी पर्सन थे, एक विश्वसनीय पात्र थे, एक विश्वसनीय व्यक्ति थे। और पुणे में रहने वाले शाहजी भोसले की फैमिली और उनके कुटुंब की देखभाल करने के लिए इन्हीं की नियुक्ति की गई थी कि आपको ही देखभाल करनी है। हमारी जो पुणे में फैमिली रहती है, जो हमारा पूरा कुटुंब रहता है, यहाँ की देखभाल आपको दादोजी कोंडदेव को करनी है। मैंने अभी बताया ये कौन थे, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले के विश्वसनीय व्यक्ति थे, ट्रस्टवर्दी पर्सन थे। और पुणे में इनकी जो प्रॉपर्टी थी, पुणे में इनकी जो जागीर थी, इनका जो फैमिली थी शाहजी भोसले की, उसकी देखभाल के लिए नियुक्त किसको किया गया, दादोजी कोंडदेव को नियुक्त किया गया। मैंने बताया कि 1633 में एज ही कितनी है शिवाजी की, मात्र 6 साल की। तो उम्मीद है ये बातें आप समझ पा रहे हैं। और याद रखिएगा दादोजी कोंडदेव फेमस क्यों हैं, ये इसलिए फेमस हैं क्योंकि इन्होंने युवा शिवाजी का प्रशिक्षण, जो युवा शिवाजी का प्रशिक्षण हुआ था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, वो इन्हीं की देखरेख में हुई थी। किसकी देखरेख में, दादोजी कोंडदेव की देखरेख में ही हुई थी। और जो वो शिवाजी जो इनसे शिक्षा प्राप्त की, आरंभिक शिक्षा प्राप्त की, इन्हीं की देखरेख में शिक्षा प्राप्त की, वो ही आगे चल के क्या बने, मराठा साम्राज्य के संस्थापक बने। और याद रखिएगा इनको दादाजी भी बताया जाता है कि दादाजी कहते थे शिवाजी, इनको दादाजी कहते थे, तो इनको शिवाजी का दादाजी, ग्रैंडफादर भी बताया गया, याद रखिएगा। और शिवाजी की जो आरंभिक शिक्षा है, जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन है, वो इन्हीं की देखरेख में पूरी हुई थी। ये पॉइंट्स याद रखिएगा जो मैं बोल बोल के बता रहा हूं। प्लीज एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। दादोजी कोंडदेव वॉज ट्रस्टवर्दी पर्सन बाय शिवाजीज फादर शाहजी। शाहजी भोसले के ट्रस्टवर्दी पर्सन थे कौन, दादोजी कोंडदेव। और याद रखिएगा दादोजी कोंडदेव जो थे वो उनको अपॉइंट किया गया था। दादोजी कोंडदेव वॉज अपॉइंटेड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली एंड हिज फाइवडम इन पुणे। फाइवडम मतलब जागीर जो उनकी थी, उसको देखभाल के लिए, उसकी देखभाल के लिए किसको नियुक्त किया गया था, दादोजी कोंडदेव को। ही इज फेमस बिकॉज द ट्रेनिंग ऑफ यंग शिवाजी, यंग शिवाजी यानी युवा शिवाजी का जो प्रशिक्षण हुआ है वो किसके सुपरविजन में हुआ है, दैट वॉज अंडर हिज सुपरविजन, दादोजी कोंडदेव के सुपरविजन में हुआ है। एंड वी नो दैट हु लेटर बिकेम द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर।
तो इस बात का ध्यान रखना। मेन पॉइंट क्या है कि शिवाजी प्राइमरी एजुकेशन वॉज कंप्लीटेड अंडर हिज सुपरविजन, की जो प्राइमरी एजुकेशन हुई थी शिवाजी की वो किसके सुपरविजन में हुई थी, किसके अंडर में हुई थी, दादोजी कोंडदेव के अंडर में हुई थी। ये मैं दोनों बातों में, दोनों लैंग्वेज में आपको मैं समझा के चल रहा हूं। तो जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको तो ये चीजें नोट्स मिल जाएंगी, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इस चीज को, वो जो मैं बातें बोल रहा हूं उनको आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और दादोजी कोंडदेव की फिर उसके बाद कुछ समय बाद हो गई डेथ। शिवाजी थोड़े से बड़े हुए और दादोजी कोंडदेव की क्या हो गई, कुछ समय बाद क्या हो गई, डेथ। और याद रखिएगा, दादोजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी ने ही पूरे पुणे की जो जागीर थी उसको, उसका कार्यभार स्वयं संभाल लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ दादोजी कोंडदेव, शिवाजी हिमसेल्फ टुक ओवर द जागीर ऑफ पुणे, फाइवडम ऑफ पुणे। ये याद रखिएगा ये बातें। अब बातचीत को बढ़ाते हैं और थोड़ी सी आगे। देखिए, शिवाजी की जो विवाह हुआ था, अब आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी की पत्नी का क्या नाम था। तो देखिए, शिवाजी की पत्नी का नाम था, जो सबसे इनकी पहली पत्नी थी उनका नाम था, पत्नी वाइफ, साईबाई निंबालकर। उनका नाम था साई बाई निंबालकर। इनकी जो सबसे पहली पत्नी थी उनका नाम क्या था, साईबाई निंबालकर। इन्हीं से इनका सबसे पहली बार क्या हुआ था, विवाह हुआ था। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं। देखिए, बात को सुनिएगा ध्यान से। शिवाजी का विवाह हुआ था, शिवाजी की जो शादी हुई थी वो साईबाई निंबालकर नामक स्त्री से हुई थी। और शिवाजी की वैसे कुल मिला के 8 पत्नियां थी। उस समय की जो डिमांड थी, उस समय की जो मांग थी, उसके अनुसार शिवाजी को 8 विवाह करने पड़े थे। शिवाजी ने की थी 8 शादियां। कितनी शादियां की थी, 8 शादियां की थी शिवाजी ने उस टाइम पे। आप सोच रहे हैं 8 विवाह क्यों करने पड़े, उस टाइम पे कंडीशंस ऐसी थी, जो रूलर हुआ करते थे ना, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए भी वैवाहिक रिश्ते बना लिया करते थे, कि उनको साम्राज्य को बढ़ाना है तो उसके लिए भी वो लोग वैवाहिक रिश्ते, रिलेशनशिप्स वगैरह ज्यादा बढ़ा लिया करते थे। ये रीजन होता था उस टाइम। इस बारे में फिलहाल ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि क्यों उन्होंने 8 शादियां की थी। तो सबसे पहली जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, साईबाई निंबालकर। और याद रखिएगा, ये जो साईबाई निंबालकर हैं, इन्हीं से जन्म हुआ है शिवाजी के जो बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे संभाजी। शिवाजी को जो सबसे बड़े बेटे हैं जिनका नाम है संभाजी, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, साईबाई निंबालकर से ही उनका जन्म हुआ है। इसके अलावा इनकी और भी पत्नियां हैं जिनका नाम है, जैसे एक का नाम है सोयराबाई मोहिते। चलो मैं एक बार इनके नाम लिख देता हूं। इनकी जो अलग अलग पत्नियां हैं उनके भी नाम, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उनके नाम, लेकिन मैं चलो फिर भी लिख ही देता हूं। मैं हिंदी में लिख रहा हूं। देखिए, सोयराबाई मोहिते। एक और उनकी पत्नी थी सोयराबाई मोहिते। नाम आपको यही याद रखना है साईबाई निंबालकर का। एक पत्नी और थी पुतलाबाई। पुतलाबाई पालकर। एक पत्नी थी पुतलाबाई पालकर। इनका भी नाम याद रखिएगा। इन्हीं से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था राजा राम। राजा राम। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, साईबाई निंबालकर ने ही जन्म दिया था किसको, संभाजी को। और पुतलाबाई और इनकी जो वाइफ थी पुतलाबाई, उन्हीं से जन्म हुआ है किसका, राजा राम का। ये आगे दोनों के दोनों ये आगे आएंगे और उसके बारे में हम बहुत अच्छे से तब और डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा इनकी और भी पत्नियां थी, उनके भी मैं नाम लिख देता हूं। गुणवंताबाई, गुणवंताबाई इंगले और सगुणाबाई। वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। काशीबाई, काशीबाई के अलावा लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई जाधव। इसके अलावा सकवार बाई।
तो 7 वाइफ ये और एक ये, कुल मिला के 8 वाइफ थी किनकी? शिवाजी की। मैं फिर बता रहा हूं, आपको केवल 2 के नाम याद रखने हैं, साईबाई निंबालकर और पुतलाबाई पालकर। केवल 2 के नाम याद रखने हैं। साईबाई निंबालकर से जन्म हुआ है संभाजी का, पुतलाबाई ने जन्म दिया था किसको? राजा राम। ये बाद में आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा, संभाजी और राजा राम के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए शिवाजी के, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्पिरिचुअल टीचर कौन थे शिवाजी के? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था समर्थ रामदास। क्या नाम था? रामदास। पूरा नाम समर्थ रामदास। आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल टीचर, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल टीचर। आध्यात्मिक गुरु जिनका नाम था समर्थ रामदास। ये थे शिवाजी के गुरु जिन्होंने आध्यात्म की शिक्षा दी थी। किसे? शिवाजी को। अब आपके माइंड में 2 कंफ्यूजन चलते होंगे, लिख लेना हिंदी में, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल टीचर। अब आपके माइंड में 2 डाउट चल रहे होंगे, तो फिर दादाजी कौंडदेव क्या थे? देखो बात को समझो। प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा, पढ़ने लिखने की जो शिक्षा थी वो दादाजी कौंडदेव के सुपरविजन में हुई थी, उन्होंने देखभाल की थी। समर्थ रामदास ने इनको स्पिरिचुअली, आध्यात्म की शिक्षा दी थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी दादाजी कौंडदेव कर दो उनके गुरु में। तो इनके जो गुरु थे छत्रपति शिवाजी के, वो कौन थे? समर्थ रामदास थे। और याद रखिएगा इन्हीं के विचारों के चलते शिवाजी के व्यक्तित्व को एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। शिवाजी पर्सनैलिटी गोट अ वाइडर व्यू, एक वाइडर व्यू मिला उनको। किसके आइडियाज की वजह से? समर्थ रामदास ने जो उनको आइडियाज दी। शिवाजी के जीवन पे देखो, एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, शिवाजी के जीवन में ना 2 लोगों का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। एक तो उनकी माता, वो मैं बताया भी नहीं है नाम, इनकी जो माता है मदर, उनका नाम था जीजाबाई। एक तो इनकी माता जीजाबाई का, और दूसरे इनके गुरु समर्थ रामदास का। इनकी जो माता थी, इनको बचपन से ही बहादुरी की, शूरवीरता की, शौर्य की, ब्रेवरी की, गैलेंट्री की कहानियां सुनाया करती थी। और उसी का प्रभाव छत्रपति शिवाजी के जीवन पर भी पड़ा, उसी का इफेक्ट पड़ा। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली बातें जो हैं बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो कुछ नई मैं बता रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहले से जानते भी हों। समर्थ रामदास का जैसे ही नाम आया है तो मैं इनके बारे में बातें बता देता हूं, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, तो उनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने जो 2 किताबें लिखी हैं उनमें से एक का नाम है दासबोध। इन्होंने बुक लिखी है दासबोध, बुक, पुस्तक, बुक। एक बुक इन्होंने लिखी है दासबोध। और इन्होंने एक और फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है आनंद भवन। आनंद भवन, ये बात याद रखिएगा। भवन, VHWAN, वो थोड़े स्पेस नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा वो ऊपर नीचे हो गया। आनंद भवन, ये 2 बुक लिखी हैं किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। मैंने अभी बताया कि शिवाजी की जो माता थी जीजाबाई, ये भी इनको बहादुरी की कहानियां सुनाया करती थी बचपन से, और इनके व्यक्तित्व का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, उनकी पर्सनैलिटी का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, और काफी इन्फ्लुएंस हुए शिवाजी जी की लाइफ पे, शिवाजी के जीवन पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा। और ब्रेवरी की कहानियां सुन सुन के और शिवाजी खुद क्या बन गए? बहुत ब्रेव इंसान बन गए। देखो शिवाजी ने जैसे ही अपनी आरंभिक शिक्षा खत्म की, खत्म की, अपनी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट किया, शिवाजी स्टार्टेड फाइटिंग विद द मुगल। शिवाजी ने मुगलों से संघर्ष करना शुरू कर दिया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। और शिवाजी ने अपना सबसे पहला आक्रमण, शिवाजी ने अपना सबसे पहला अटैक, याद रखिएगा। अब हम बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। शिवाजी ने अपना सबसे पहला अटैक किया 1646 में,
और ये अटैक कहां किया? ये अटैक किया 1646 में। शिवाजी मेड हिज फर्स्ट अटैक। शिवाजी मेड हिज फर्स्ट अटैक। शिवाजी मेड हिज फर्स्ट अटैक ऑन तोरन फोर्ट, तोरन के किले पर। ऑन द फोर्ट ऑफ तोरन, ऑन द फोर्ट ऑफ तोरन। शिवाजी ने 1646 ईस्वी में अपना सबसे पहला आक्रमण पूना के ही पास कहां किया? तोरण के किले पर, तोरण के किले पर। तो पड़ोस से ही शुरुआत की, नजदीक से ही शुरुआत की शिवाजी ने अपना सबसे पहला आक्रमण 1646 ईस्वी में पूना, ये देख रहे हो पूना, महाराष्ट्र में ही है पूना, पूना के पास ही स्थित तोरण के किले पे। ये एक पहाड़ी का किला, एक पहाड़ी पे स्थित है एक किला, एक हिल पे, एक माउंटेन यानी एक हिल पे स्थित था ये किला, तोरण का किला। इसी पे अपना सबसे पहला अटैक किया था और इसको अधिकार कर लिया था, इसको अपने अधिकार में ले लिया था। किसने? शिवाजी में। शिवाजी मेड हिज फर्स्ट अटैक इन 1646 AD एट द फोर्ट ऑफ तोरण लोकेटेड नियर पुना एंड कनक्यूर्ड द फोर्ट। आई बात समझ? ये सबसे पहला अटैक है। बिल्कुल आराम से मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, एक एक चीजें करके बता रहा हूं, और कोई कंफ्यूजन इसके पढ़ने के बाद और इसके पढ़ने के बाद आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शिवाजी ने 1648 में 1648 में शिवाजी ने क्या किया? 1648 ईस्वी में यही पुना के पास ही, पुना से कुछ दूर ही 1648 में शिवाजी ने क्या किया? इस पुना से थोड़ी सी दूर एक किला है, कहते हैं पुरंदर, पुरंदर का किला है ना। आपने पुरंदर की संधि जरूर सुनी होगी, यदि किसी ने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है उसको ट्रीटी ऑफ पुरंदर जरूर पता होगा। हाँ, ये बिल्कुल यहीं पे हुई थी, इस पुरंदर नामक जगह पे ही हुई थी। तो पुना से ही थोड़ी सी दूर जगह है पुरंदर, वहां पे किला था, उसको क्या कहते थे? पुरंदर का किला। तो याद रखिएगा 1648 में शिवाजी ने पुना से ही थोड़ी सी दूर स्थित पुरंदर के किले को भी जीत लिया, कंक्यूर्ड द फोर्ट ऑफ पुरंदर। शिवाजी कंक्यूर्ड द फोर्ट ऑफ पुरंदर इन 1648 AD। कंक्यूर्ड फोर्ट ऑफ पुरंदर। पुरंदर के किले को जीत लिया। कब? 1648 में। पुरंदर के किले को भी जीत लिया। किसने? शिवाजी ने। कब? इन द ईयर ऑफ 1648, 1648 ईस्वी में। इसके बाद शिवाजी ने 1656 में, 1656 में एक मराठा सरदार था जिसका नाम था चंद्रराव मोरे, चंद्रराव मोरे से जावली का किला जीत लिया। अब आप सोच रहे होंगे जावली क्या है, पहले पॉइंट नोट करिए फिर बताता हूं जावली के बारे में क्या चीज है। इन द ईयर ऑफ 1656, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने मराठा सरदार, मराठा शासक चंद्रराव मोरे, चंद्रराव मोरे से जावली का किला, जावली का किला, जावली का किला जीत लिया। क्या जीत लिया? जावली का किला जीत लिया। कंक्यूर्ड द फोर्ट ऑफ जावली। लिख लें।
conquered the Javali from the Maratha ruler, from the Maratha ruler, पूरा कर लेना, from the Maratha ruler चंद्रराव मोरे। चंद्रराव मोरे से जीत लिया। देखो जिन आप लोगों को मैं ऑलरेडी इसके पीडीएफ सेंड कर चुका हूं। ऑलरेडी मैंने आपको ये जो सारे के सारे नोट्स हैं बाइलिंगुअल, बिल्कुल डिटेल जो मैं चीजें बता रहा हूं सेम टू सेम सारी की सारी चीजें डिटेल आपको ऑलरेडी भेज दी हैं। अभी आपको यहां समझना है और वहां से पढ़ लेना, आपको बिल्कुल अच्छे से सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग जो मैं बातें बोल रहा हूं उनको नोट भी कर सकते हैं यदि आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो, है ना। और चीजें जो हैं वो इसी तरह चलेंगी, थोड़ा हम डिटेल ही चीजों को लेकर चलते हैं समझ समझ के, क्योंकि एक बार ढंग से समझ लेंगे तो वापस से बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक बार क्या करना है, एक बार जाके बस रिवाइज कर लेना है। तो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे सारे के सारे जो नोट्स हैं वो दे दिए हैं, और यदि कोई भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहता है तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स ऑफिशियल के नाम से, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। चलो मैं आपको बताता हूं ये जावली क्या है। देखिए जावली जो है महाराष्ट्र में एक छोटी सी रियासत थी। क्या थी? एक छोटा सा क्या था, प्रिंसली स्टेट था जो बीजापुर के सुल्तान के अधीन था। किसके अधीन था ये क्षेत्र? बीजापुर के सुल्तान के अधीन था। अब ये जो चंद्रराव मोरे था, चंद्रराव मोरे जो मराठा शासक था, ये बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह द्वितीय के षड्यंत्र में शामिल हो गया, और उसके षड्यंत्र में शामिल होकर ये शिवाजी को पकड़ना चाहता था। कौन? ये चंद्रराव मोरे। उससे पहले कि चंद्रराव मोरे शिवाजी को पकड़ पाए या उनको कुछ हानि पहुंचा पाए, उससे पहले ही शिवाजी ने चंद्रराव मोरे को 1656 में चंद्रराव मोरे को 1656 ईस्वी में 1656 ईस्वी में मारकर जावली के किले पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। आपको मैं बीजापुर का और शिवाजी का रिलेशन बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में कि इनके बीच में आखिर पंगा क्या था। फिलहाल बात को समझिए जो मैंने आपको ये बात बताई है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जावली वॉज अ स्मॉल प्रिंसली स्टेट इन महाराष्ट्र, एक छोटी सी रियासती प्रिंसली स्टेट था महाराष्ट्र में, विच वॉज अंडर द सुल्तान ऑफ बीजापुर। ये बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह सेकंड के अंडर में आता था। चंद्रराव मोरे wanted to capture Shivaji by joining the conspiracy of सुल्तान अली आदिल शाह सेकंड ऑफ बीजापुर। सुल्तान अली आदिल शाह सेकंड जो था बीजापुर का, उसके साथ कॉन्स्पिरेसी की मिलकर के और शिवाजी को कैप्चर करना चाहते थे। बट बिफोर दैट शिवाजी किल्ड चंद्रराव मोरे एंड conquered the fort of Javli, captured the fort of Javli in 1656। याद रखिएगा ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं। और उसके बाद जब ये जावली का किला जीत लिया, चंद्रराव मोरे से जब ये जावली का किला जीत लिया, तो यहां से शिवाजी को बहुत सा धन मिला। शिवाजी गोट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम जावली, और जिससे इन्होंने क्या किया, एक किले का निर्माण कराया। आपसे पूछा भी जा सकता है कि शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया, तो जावली से जो धन मिला था, जावली के किले को जीत करके जो धन मिला था, उस धन से शिवाजी ने किला बनवाया। उस धन से शिवाजी ने किला बनवाया जिसको कहते हैं प्रतापगढ़ किला। प्रतापगढ़ किला, प्रतापगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ का फोर्ट बनवाया शिवाजी ने। ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम बातों को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि शिवाजी ने अपना सबसे पहला अटैक मुगल्स के अगेंस्ट कब किया और क्यों किया। क्यों का रीजन आपको थोड़ा सा बाद में मिलेगा जब मैं आपको रिलेशन समझाऊंगा बीजापुर का और इनका। क्यों का जवाब आपको बिल्कुल डिटेल में मिलने वाला है, तो सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द ईयर ऑफ 1657, 1657 ईस्वी में, 1657 ईस्वी में, इन द ईयर ऑफ 1657, 1657 ईस्वी में
शिवाजी ने मुगलों पर अपना सबसे पहला आक्रमण किया। मुगलों पर अपना सबसे पहला आक्रमण, मुगलों पर सबसे पहला आक्रमण। फर्स्ट अटैक ऑन मुगल्स, फर्स्ट अटैक ऑन मुगल्स। मैं अभी एक ही लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं, बोल मैं दोनों चीजों में रहा हूं। देखो, शिवाजी ने मुगलों पर अपना प्रथम आक्रमण 1657 ईस्वी में किया था, और किसके अगेंस्ट किया था? औरंगजेब के अगेंस्ट, औरंगजेब के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया? औरंगजेब के विरुद्ध। बातचीत को समझिए। औरंगजेब इस समय मुगल बादशाह नहीं था, सूबेदार था अहमदनगर का। इस समय मुगल बादशाह नहीं था जब ये अटैक हुआ था। औरंगजेब के साथ पंगा हुआ था शिवाजी का। देखो, उस समय जो औरंगजेब था वो अहमदनगर का, ये जो अहमदनगर है, महाराष्ट्र का जो अहमदनगर है, इस अहमदनगर का सूबेदार था औरंगजेब। और इस आक्रमण में औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित कर दिया था। इस अटैक में औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। मैं अब इन बातों को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। शिवाजी मेड हिज फर्स्ट अटैक ऑन द मुगल्स अगेंस्ट औरंगजेब इन 1657 AD. Shivaji made his first attack on the Mughals against Aurangzeb in 1657 AD. And at this time, Aurangzeb was the सूबेदार ऑफ अहमदनगर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अहमदनगर का क्या था? सूबेदार था। एंड औरंगजेब डिफीटेड शिवाजी इन दिस अटैक। इस अटैक में औरंगजेब ने शिवाजी को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। बात को सुनिए ध्यान से। देखो, बीजापुर का शासक जो था, इससे पहले शासक था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक नाम बताया था, अली आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह सेकंड, ये नाम मैंने आपको बताया। इससे पहले जो बीजापुर का सुल्तान था, बीजापुर का जो शासक था, उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब उस शासक की डेथ हुई तो औरंगजेब, जो कि अहमदनगर का सूबेदार हुआ करता था, ये कब्जा करना चाहता था बीजापुर पे। और ये चाहता था औरंगजेब की बीजापुर पे कब्जा कर लो, यहाँ का भी सुल्तान जो है अली आदिल शाह प्रथम जो है वो मर चुका है, तो यहाँ पे क्या कर लो? कब्जा कर लो। बस जब औरंगजेब को अटैक करना था बीजापुर पे, उसी दौरान बीच में भिड़ंत हो गई, किसकी? शिवाजी की और औरंगजेब की। शिवाजी की और औरंगजेब की। अब ये क्या हुआ, अभी थोड़ी देर में और भी ज्यादा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। अगले साल क्या हुआ? 1658 में क्या हुआ? देखिए, अगले साल क्या हुआ? 1658 में क्या हुआ? 1658 में 1658-59 में, 1658 और 59 में, 1658 और 59 में, इन द ईयर ऑफ 1658 एंड 59, बीजापुर के सुल्तान ने, जो बीजापुर का सुल्तान था अभी वर्तमान, अली आदिल शाह द्वितीय, उसने, बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति को भेज दिया, अपने एक सेनापति को भेज दिया जिसका नाम था अफजल खां, जिसका नाम था अफजल खां। मैं बार बार चीजों को इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप एक बार में ढंग से ना सुने तो आप उसको फिर से आपके वो कानों में वो बात जाए, तो आपके याद रह जाए। उसका नाम क्या था? अफजल खां। इसको शिवाजी को पराजित, हराने के लिए भेज दिया, और उल्टा हुआ क्या? शिवाजी ने इसकी हत्या कर दी। अब बात इतने पे खत्म नहीं होती, मैं पूरी की पूरी कहानी बताने जा रहा हूं कि चीजें हुई क्या थी। अभी जो मैंने बात बताई उसको आप पहले नोट कर सकते हैं। इन 1658 एंड 1659 the Sultan of Bijapur sent his commander Afzal Khan to defeat Shivaji and Shivaji killed Afzal Khan. शिवाजी ने ही अफजल खान को मार दिया। तो अभी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको इस बीजापुर का और शिवाजी का रिलेशन बताने जा रहा हूं। अब कहानी क्या है? देखिए, अभी आपको ये लग रहा होगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब मैंने मराठा साम्राज्य स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि जब अहमदनगर पर कब्जा हो गया था मुगलों का 1633 में, 1633 ईस्वी में शाहजहां ने कब्जा कर लिया था अहमदनगर पर, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो जिनके पिताजी जो थे शाहजी भोसले, वो बीजापुर की सेवा में चले गए थे। लेकिन बात को समझिए, उस समय जो यहाँ का सुल्तान था वो अली आदिल शाह द्वितीय नहीं था, वो पहले वाला सुल्तान था, उससे पहले वाला प्रथम सुल्तान था, अली आदिल शाह प्रथम। अच्छा, अभी आपके माइंड में ये बात आ रही होगी प्रथम द्वितीय क्या होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं कई बार आपको क्लास में भी बता चुका हूं। जैसे कोई भी माता पिता
देखिए कोई भी जो माता पिता हैं वो ऐसा नहीं करते कि आ बेटा शिवाजी सेकंड, यहाँ आ, किसी को शिवाजी सेकंड नाम दे दिया। नाम अपने पूर्वजों के तरह ही उनका भी नाम वो ही रख दिया जाता। जैसे आप शिवाजी सेकंड भी पढ़ोगे, अकबर सेकंड भी पढ़ोगे। क्यों ऐसे नाम क्यों मिल रहे हैं? ये इसलिए उन्होंने तो इनका नाम अकबर ही रखा था, उन्होंने तो इनका नाम शिवाजी ही रखा था। इतिहासकारों ने डिफरेंट करने के लिए, डिफरेंस पैदा करने के लिए, ताकि इन दोनों में अंतर किया जा सके। यदि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को भी अकबर कहोगे और जो बाद में अकबर द्वितीय है उसको भी अकबर कहोगे, तो फिर अंतर कैसे होगा? दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे होगा? ये इतिहासकार क्या करते हैं, इनके नाम के आगे फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं। बात आ रही है समझ? या किसी सुल्तान का जब नाम नहीं मिलता तब भी ऐसा ही कर देते हैं कि अली आदिल शाह फर्स्ट, अली आदिल शाह सेकंड, ऐसे तब भी कर देते हैं ऐसा। अब बात को सुनिए आगे। अब कहानी क्या है, क्रोनोलॉजी समझिए। देखा सारा फोकस डालिए यहां पे। अब मैं आपको मराठाओं के बारे में और इस बीजापुर के रिलेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। रिलेशन बिटवीन शिवाजी एंड बीजापुर, शिवाजी का और बीजापुर का रिलेशन बताने जा रहा हूं। देखो शिवाजी और बीजापुर का काफी गहरा संबंध है। और बात को समझिए, जब बीजापुर का जो सुल्तान था, पहला सुल्तान आदिल शाह, उसकी मृत्यु हुई तो पूरे के पूरे बीजापुर में अराजकता का माहौल फैल गया। जो पूरा का पूरा बीजापुर था ना, उसमें अराजकता का माहौल फैल गया। अब औरंगजेब ने जब ये देखा कि अब बीजापुर पे कब्जा करने का बहुत सही समय आ लिया है, औरंगजेब ने अब देखा जो अहमदनगर का सूबेदार था कि भैया अब जो है बहुत सही समय आ लिया। किस पे कब्जा करने का? बीजापुर पे कब्जा करने का। वहां का सुल्तान मर चुका है, इससे बढ़िया समय कभी नहीं आएगा, ये बेहतरीन समय है, चलो बीजापुर पे अटैक कर दिया जाए। तो ऐसे में शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने बीजापुर की बागडोर उससे पहले अपने हाथ में संभाल ली, क्योंकि यहां अराजकता का माहौल बनता जा रहा था। तो शिवाजी ने बीजापुर की बागडोर संभाल ली अपने हाथ में। अब इसी दौरान में औरंगजेब ने अटैक कर दिया, औरंगजेब ने दहा बोल दिया। अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट पढ़ाया है ना कि जो सबसे पहला अटैक हुआ था किसका? मराठों का मुगलों के विरुद्ध, वो 1657 में हुआ था। वो यही था वो जो भी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ऐसे ही हुआ था वो फर्स्ट अटैक, पहला अटैक। जो पहली लड़ाई हुई थी मुगलों के साथ शिवाजी की, तो वो औरंगजेब के साथ इसी विवाद में हुई थी, जब वो बीजापुर पे कब्जा करने चाह रहा था और शिवाजी उसको रोक रहे थे। तो तभी ये अटैक हुआ था बीच में। और हम सब जानते हैं कि उस समय औरंगजेब अहमदनगर का सूबेदार था। और इसके बाद से ही औरंगजेब शिवाजी का बहुत बड़ा विरोधी बन गया, इसके बाद से। और शाहजहां के आदेश पर, हालांकि फिर उसके बाद शाहजहां का आदेश आ गया और उसको जाना पड़ा, औरंगजेब को बीजापुर की एक संधि करनी पड़ी, बीजापुर की एक संधि करनी पड़ी औरंगजेब को, और फिर उसको वापस जाना पड़ा, क्योंकि समझ जाओ वही उत्तराधिकार का युद्ध चलेगा, समझ लो, शाहजहां बीमार है, फिर ये वाली कंडीशन आ गई। इसके बाद उत्तर भारत में शाहजहां बीमार पड़ गया और शाहजहां के चारों बेटों में गृह युद्ध शुरू हो गया और औरंगजेब भारत का मुगल बादशाह बन गया, वो वहीं बिजी रहा और उसके बाद वो उत्तर भारत में ही रहा। औरंगजेब इसके बाद नॉर्थ इंडिया में ही रहा। और यही तो वो समय था जब शिवाजी को अपने साम्राज्य को मजबूत करने का, सुसंगठित करने का मौका मिल गया। और औरंगजेब जब आगरा लौटा था, अभी यहां से बीजापुर से, जब औरंगजेब के आगरा लौटने के बाद, जब वो यहां से गया था, जब शाहजहां का बुलावा आया था, उसके आगरा लौटने के बाद यहां की जो कमान संभाली बीजापुर की, वो संभाली अली आदिल शाह द्वितीय ने। किसने? अली आदिल शाह सेकंड ने। और याद रखिएगा, ये बीजापुर का जो नया शासक बना अली आदिल शाह सेकंड, ये शिवाजी को पसंद नहीं करता था। बीजापुर का जो नया शासक था, ये शिवाजी को पसंद नहीं करता था, अपना शत्रु मानता था इनको। और इसी कारण से शिवाजी को समाप्त करने के लिए इस बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय ने अपने विश्वसनीय कमांडर अफजल खां को भेजा शिवाजी की हत्या करने के लिए। वैसे रियलिटी में देखा जाए तो जो विधवा बेगम थी, पहले वाला जो आदिल शाह था, उसकी जो विधवा बेगम थी, उसका वफादार था ये अफजल खां, लेकिन अभी कमांडर बन चुका था किसका? अली आदिल शाह सेकंड का। और अफजल खां ने अपनी विशाल सेना ली और शिवाजी पर अटैक करने के लिए प्रतापगढ़ किला, बताया था ना कि प्रतापगढ़ किला बनवाया था शिवाजी ने, जो जावली के किले से पैसा मिला था, और प्रतापगढ़ पे जाके चढ़ गया। शिवाजी जानते थे कि देखो, इतनी विशाल सेना का सामना करने के लिए उनके पास ना तो पर्याप्त सेना है और ना उनके पास अभी इतने पर्याप्त हथियार हैं। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्हें कूटनीति का परिचय दिया, डिप्लोमेसी दिखाई और इस सारे मामले को अनदेखा कर दिया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं था, वो आ गया प्रतापगढ़, कोई टेंशन की बात नहीं है।
उसके बाद जब अफजल खान ने देखा कि इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, शिवाजी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अफजल खान ने शिवाजी के पास एक संधि के लिए अपना एक दूत भेज दिया। उसका नाम था कृष्णजी भास्कर। नाम में कुछ नहीं रखा, बस सुन लीजिए। एक दूत भेज दिया, कृष्णजी भास्कर भेज दिया अफजल खान ने शिवाजी के पास। और अफजल खान ने इस दूत के हाथों यह संदेश भिजवाया कि भाई शिवाजी ने जो हमारे किले, जो हमारे कुछ क्षेत्र जीत रखे हैं, क्योंकि बीजापुर के कुछ क्षेत्र शिवाजी ने जीत रखे थे, कि हमारे जो कुछ क्षेत्र शिवाजी ने जीत रखे हैं उन पे हम अधिकार दे देंगे। बीजापुर का सुल्तान उन पे शिवाजी को ही अधिकार दे देगा, लेकिन हमारे साथ संधि करनी पड़ेगी, हमारे साथ मिलना पड़ेगा। और साथ ही साथ शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद भी दिया जाएगा। अब जो शिवाजी के मंत्री और सलाहकार थे वे इस संधि के पक्ष में हो गए। ठीक है, हमारा क्या जा रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन शिवाजी को यह बात पसंद नहीं आई। शिवाजी को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कृष्णजी भास्कर को कहा कि हम आपको देखो उचित सम्मान देते हैं, एक काम करो हमारे यहीं रह जाओ, क्यों बिना वजह अपनी आफत करानी है। तो कृष्णजी भास्कर जो है शिवाजी के ही पास रह गए। कृष्णजी भास्कर वापस नहीं गए। जो कृष्णजी भास्कर आए थे दूत बनकर के, वो शिवाजी के पास ही रह गए और उनको उचित सम्मान देकर अपने दरबार में रख लिया शिवाजी ने। और अपने एक दूत गोपीनाथ को, अपने नामों में कुछ नहीं रखा, इन नामों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और अपने एक दूत गोपीनाथ को स्थिति का जायजा लेने के लिए अफजल खान के पास भेज दिया शिवाजी ने। और इसके बाद गोपीनाथ की सूचना से शिवाजी को यह पूरी तरह ज्ञात हो गया कि भैया अफजल खान तो संधि नहीं करना चाहता है, अफजल खान कोई संधि वंधि नहीं करना चाहता है, बल्कि संधि के बहाने शिवाजी को अपने पास बुलाकर वह धोखे से शिवाजी को बंदी बनाना चाहता है। यह बात पता चली शिवाजी को। तो शिवाजी ने भी क्या किया, चाल चलते हुए शिवाजी ने भी अफजल खान को एक उपहार भेज दिया। शिवाजी ने भी अफजल खान को एक उपहार भेज दिया, गिफ्ट भेज दिया कि हाँ जी हम भी आपसे संधि प्रस्ताव करना चाहते हैं। तो जब अफजल खान को एक गिफ्ट मिला तो अफजल खान अपनी सेना के साथ हो लिया और चल दिया शिवाजी से मिलने। तो जब अफजल खान शिवाजी को गले मिलने का न्योता दिया, जब वो दोनों आसपास आमने सामने मिले और जैसे ही गले मिलने का न्योता दिया अफजल खान ने शिवाजी को, तो शिवाजी ने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। और याद रखिएगा, देखो अफजल खान जो था वो एक बहुत ही भीमकाय शरीर वाला, बहुत बड़े शरीर वाला, बहुत ही तगड़ा व्यक्ति था, बहुत बड़े शरीर वाला व्यक्ति था। और शिवाजी तो इसकी गर्दन तक भी नहीं आ रहे थे अफजल खान की। और इसी कारण अफजल खान शिवाजी को चाहता था कि वो उनको अपनी बगल में दबाकर मार दे। लेकिन जब तक अफजल खान ऐसा कदम उठाता उससे पहले ही शिवाजी ने अपने बाएं हाथ में एक बाघ नख, है ना, शिकार करने का एक पंच होता है, उसको छुपा रहा था। पंच से ही अफजल खान का पेट फाड़ दिया लेफ्ट हैंड से। तो इस तरह अफजल खान की हत्या हुई। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि क्या सिचुएशन थी। इससे पहले वाला जो बीजापुर का सुल्तान था तब तक मामला ठीक ठाक था, लेकिन ये बीजापुर का जो दूसरा सुल्तान है अली आदिल शाह सेकंड, ये नफरत करता था, शत्रु मानता था ये शिवाजी को। तो ये सारी की सारी क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह की थी। और इस टाइम में ये सब जो घटनाएं चल रही हैं, इस टाइम में औरंगजेब जो है वो बादशाह है, कहां का, वो बादशाह है उत्तर भारत में, दिल्ली में वो शासन कर रहा है, दिल्ली आगरा में वो शासन कर रहा है। और ये सारी की सारी घटनाएं साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में हो रही हैं। तो ये सारी की सारी बातें मैंने अभी आपको बताई। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, पूरी की पूरी चीजें। ये जो बातें जो मैंने रिलेशन वाली बात बताई है, इसको बस ये आप लोगों के लिए समझने के लिए है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और नोट्स में आप ये सब चीजें बाइलिंगुअल पढ़ सकते हैं। चलिए, तो इस क्लास को भी यहीं तक रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बातें जो है आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसका जो पार्ट है वो हम आगे जारी रखेंगे। अब चूंकि क्लास काफी लंबी हो चुकी है तो इसको मैं यहीं पे एंड करता हूं। और आप लोगों को मैंने नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं ये भी उसमें है, सारे के सारे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, सारे के सारे दोनों लैंग्वेज में हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं। तो आराम से पढ़िए और समझिए चीजों को, काफी आसान है। और कल जो हम अब बातें कर रहे होंगे वो हम अब बातें जानेंगे कि किस तरह से इसके बाद 23 फोर्ट्स पे कब्जा कर लिया था शिवाजी ने मुगलों के। और उसके बाद बहुत सारे किलों को भी जीता। उसके बाद परेशान होकर के अपने ही मामा शाइस्ता खां को भेजा। किसने? औरंगजेब ने। जब किलों को जीत लिया तो अपने ही एक मामा थे इसके, औरंगजेब के मामा थे, जिसका नाम था शाइस्ता खां। और शाइस्ता खां मुगल सेनापति भी था, तो उसी को भेजा था।
और उसके बाद उसका भी अंगूठा काट दिया था शिवाजी ने। और ये सारी की सारी कहानी पूरी की पूरी हम समझेंगे। हम कल जानेंगे कि छापा मार हमला क्या होता है, गुरिल्ला वार पॉलिसी क्या होती है। हम जानेंगे किस तरह से ये जो गुरिल्ला वार पॉलिसी होती है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो होती है, इसमें अटैक कैसे किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल यहीं तक रखते हैं। हाँ जी, तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको क्लास में सब कुछ समझ आया होगा। और हालांकि थोड़ी सी जो आज साउंड थी ना, वो रियल साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई। डिवाइस के माइक्रोफोन से साउंड रिकॉर्ड हो गया, माइक से नहीं हो पाया। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। तो उसके बाद साउंड को मैंने थोड़ा इनक्रीज़ किया टूल्स से, तो वो थोड़ा सा ना इरिटेटिंग हो गया। खैर कोई बात नहीं, मेन चीज़ है आपको समझ आया। अब इसके जो आगे की बातें हैं वो जल्दी ही अगली क्लास में की जाएंगी। बहुत ही जल्दी अगली क्लास को आप लोगों के सामने लाया जाएगा। और कोई टेंशन की बात नहीं है। और आप लोगों को जो नोट्स मिले हैं ना, उनको पढ़ो आराम से, उनको पढ़िए, पढ़ना ज़रूर। और उनके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, तो आपको बहुत आसानी से ये वाली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स और ब्रैकेट में लिखना ऑफिशियल, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टडी मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ अवेलेबल करा देते हैं। और बाकी जो लोग ऑलरेडी इन क्लासेस को पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी क्लास में क्लासेस ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो पीछे की चीज़ें जो रह गई हैं, जो अभी इससे भी पीछे की चीज़ें हैं, वो वापस जब साइकिल में आएंगी, वापस से साइकिल घूमेगी, तब आपको वो सारी की सारी चीज़ें करा दी जाएंगी। चलिए, तो आपने ये क्लास देखी, आपने ये चीज़ें समझी, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।